Okay, so let us start with next question, next example, 4.10. A uniform wooden plank of mass 30 kilogram is supported symmetrically by two light identical cables. Identical, ये word important है. Each can sustain a tension of up to 500 Newton. After tying, the cables are exactly vertical and are separated by 2 meters. A boy of mass 50 kilogram standing at the center of the plank is interested in walking on the plank. How far he can walk? तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. तो द आइडिया इज, सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज वुडन प्लैंक. ये जो आपका बेंच का टॉप है, दैट इज अ वुडन प्लैंक. या जिस पे मैं खड़ा हूं, दैट इज अ वुडन प्लैंक. तो एक शीट होता है जस्ट लाइक प्लाई का शीट. सो यू हैव अ वुडन शीट. तो बेसिकली वुडन प्लैंक मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा एक प्लैंक है. नाउ ये जो वुडन प्लैंक है, इट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ टू केबल्स. Identical cables मतलब made up of same material and of same length. So it is suspended with the help of two cables. और suspension कहाँ से किया है? From some rigid support. So there is some rigid support over here. Rigid support. This is what you have. आगे आपको बोला है कि ये दोनों जो vertical cables है, इन दोनों में distance है 2 मीटर. और आपको बोला है ये जो वुडन प्लैंक है, इस वुडन प्लैंक का मास है 30 किलोग्राम. ओके, और आपको ऑलरेडी पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे. और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक असाइनमेंट दिया था, विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इफ यू रिमेंबर, वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो 30 किलोग्राम इसका मास, तो इसका वेट कितना? 30 into 10, 30 g, mg. वेट इज mg. तो इन रियलिटी जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, बोलते हो माय वेट इज 60 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, यू आर रॉन्ग. यू आर सेइंग योर वेट इज 60 किलोग्राम फोर्स. वो अलग यूनिट है. इट इज नॉट SI, इट इज नॉट CGS. अगर आपको आपका वेट बताना है तो मल्टीप्लाई बाय g, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ g. तो अब इस पूरे वुडन प्लैंक का मास कितना? 30 किलोग्राम. तो उसका वेट कितना? 30 into g. g की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोली है? व्हाट इज 30 into 10? यू सी, यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स बताया. दिस इज 300 न्यूटन. तो दिस इज वेट ऑफ द प्लैंक. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए. और आपको बोला है ये जो दो केबल्स है, मैं इसको केबल 1 बोलता हूँ, उसको केबल 2 बोल देता हूँ. ये जो दो केबल्स है, दे कैन हैव मैक्सिमम टेंशन ऑफ 500 न्यूटन. सो दे कैन हैव टेंशन ऑफ 500 न्यूटन. मतलब इसका मतलब ये कि अगर इस केबल पे 500 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा तो टूट जाएगा, राइट? और जब वो टूटेगा तो फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो. क्या बोला है? एक बॉय है which was standing right at the center, right? Center. Good. अब this boy is interested in walking. तो जब ये interested in walking है, it starts walking. तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि it is walking to the right or to the left. According to diagram, it is walking to the right. तो क्या होगा कि जब ये वॉक करेगा, ये अगर राइट में जा रहा है, तो राइट में जब जाएगा तो यहाँ पे टेंशन बढ़ने लगेगा. टेंशन बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा. ये टूटेगा तो जो दूसरा एंड है उसके अबाउट द सिस्टम विल रोटेट, राइट? ऐसा ही होता है ना. वापस समझ लो. एक आपके पास वुडन प्लैंक है, उसको 2 रस्सी के साथ आपने बांध के रखा है. बीच में एक लड़का खड़ा है, उसको चलना है एंड ही डिसाइड्स टू वॉक. तो वो चल रहा है. देन मैक्सिमम टेंशन मतलब मैक्सिमम फोर्स
दिस केबल्स कैन हैंडल इज 500 न्यूटन। अब सेंटर से उसने सोचा कि मैं आगे चलता हूं। व्हेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल इंक्रीज। 500 से ऊपर हुआ तो स्ट्रिंग गया। कौन सा स्ट्रिंग गया? C2। तो ये जो प्लैंक है इसका क्या होगा? इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट फर्स्ट केबल, मतलब इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट फर्स्ट केबल। तो इसका रोटेशनल एक्सिस कहां पे है फिर? C1। वेरी गुड, क्योंकि आपको रोटेशनल एक्सिस कहां पे है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टॉर्क की जब बात होगी तो टॉर्क आपने दो टाइप से डिफाइन की। कौन सी दो टाइप? एक मोमेंट ऑफ फोर्स, एक मोमेंट ऑफ कपल। जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं आपको। सी व्हाट हैपेंस इज, तो रियल लाइफ सिचुएशन, आपके घर में यू हैव डोर्स। तो जब दरवाजे को खोलना होता है आपको, तो आप एक किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हो। जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया उसको बोलते हो पॉइंट ऑफ एक्शन। दरवाजा है, इसको खोलना है या बंद करना है, तो व्हाट यू विल डू इज इस पे आपने फोर्स लगा दिया, राइट? और जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स अप्लाई किया आपने उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स अप्लाई किया तो उसको मैं बोलूंगा लाइन ऑफ एक्शन। और आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन से तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है उसको आप बोलते हो मोमेंट आर, मिनिमम डिस्टेंस। मैं यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो फोर्स है मैंने परपेंडिकुलर लगाया है, तो ये आर हो गया आपका मोमेंट आर, क्योंकि हमको सिर्फ रिवाइज करना है फॉर्मूला। तो फोर्स, जितना भी फोर्स लगाया होगा एफ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, हाँ, टॉर्क। देखो मैं वापस आपको बता रहा हूं, भूल के नहीं चलेगा। फोर्स, कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। क्या करता है? बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाता है। एग्जाम्पल, मेरे पास अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगा दिया, क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। बट एक फोर्स ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करवाता है, जैसे मैंने अभी अभी करके बताया। यू अप्लाई अ फोर्स एंड द डोर रोटेट्स। द एबिलिटी ऑफ a force to rotate an object is called as torque या फिर moment of force। moment of force मतलब torque by definition is minimum distance multiplied by force। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब you see, सबसे पहले this boy wants to walk, let us say कि maximum distance the boy can walk is x। कहां से मेजर किया? सेंटर। और ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 2। तो यहां से यहां कितना हो गया? 1 मीटर। वेरी गुड। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब ये आपको ऐसा पूछते हैं ना, हाउ फार कैन ही वॉक, मतलब आपको बोल रहे हैं कि ये कितना दूर जा सकता है विदाउट लेटिंग दिस रॉड प्लैंक रोटेट। ये प्लैंक रोटेट नहीं होना चाहिए। प्लैंक रोटेट नहीं होना चाहिए मतलब टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप फोर्स की बात करते हो, एक ब्लॉक पे, इफ यू हैव अ सिंगल ब्लॉक, एक ब्लॉक पे अगर मैंने इस साइड से F फोर्स लगा दिया, इस साइड से भी F फोर्स लगा दिया, तो ये दोनों फोर्सेस विल कैंसल आउट एंड द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। गुड। सिमिलरली एज आई टोल्ड यू, अभी होता है ना, कभी कभी घर में झगड़ा कर लिया, फिर खुद को रूम के अंदर बंद कर दिया, बाहर से योर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू ओपन द डोर, मतलब देयर अप्लाइंग टॉर्क। दरवाजा खोल, और आप अंदर से उतना टॉर्क लगा रहे हो, मैं नहीं खोलूंगा, राइट? तो यू नीड टू नो फोर्सेस, एक फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक ही फोर्स चाहिए, एक टॉर्क को कैंसिल करने के लिए एक टॉर्क चाहिए। गुड।
और टॉर्क कहां से आएगा? फोर्स से आएगा, बाय डेफिनेशन डिस्टेंस इनटू फोर्स। गुड। तो एक चीज समझ लो, जब कोई बॉडी रोटेट नहीं हो रही है, द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग, total force is zero, the body is said to be in mechanical equilibrium. वैसे ही when the body is not rotating, then the body is said to be in rotational equilibrium. Good. So the boy can walk as long as the plank, ये जो plank है, ये जो plank है, टेबल plank ही बोला है ना, plank, as long as plank is in which equilibrium? Rotational equilibrium. Very good. As long as the plank is in rotational equilibrium. अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए पहले टॉर्क फाइंड करो, और टॉर्क फाइंड करने के लिए पहले कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देखो, राइट? तो सबसे पहले बॉय जब x डिस्टेंस पे आ जाएगा तो उसका वेट इज ऑलवेज डाउन, क्योंकि ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउन। तो देयर आर टू फोर्सेस डाउनवर्ड्स, एक 500 न्यूटन, एक 300 न्यूटन। तो ये जो 500 न्यूटन और जो 300 न्यूटन का फोर्स है, ये क्या करेंगे, ये क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये प्लैंक को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी मतलब उल्टा। तो जो दो नीचे फोर्सेस है, कौन से दो फोर्सेस है नीचे? 500 और 300। दीज टू फोर्सेस आर ट्राइंग टू रोटेट द प्लैंक क्लॉकवाइज। ऊपर कौन से दो है? T1 and T2, they are trying to rotate. Very good. तो सबसे पहले identify which are the forces which are trying to rotate clockwise and which are the forces trying to rotate anti-clockwise. और रोटेशन नहीं चाहिए तो clockwise torque और anti-clockwise torque should be equal but opposite. Good. मतलब बैलेंस होना चाहिए। अब थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज है। देखो ऐसा है, बॉय ने क्या डिसाइड किया? टू वॉक टू द राइट। अब अगर सपोज रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब स्ट्रिंग टूट गया, बॉय इज वॉकिंग टू द राइट और स्ट्रिंग टूट गया, तो प्लैंक विल रोटेट अबाउट विच केबल? C1। मतलब ये C1 आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहला काम is to identify which is axis of rotation. So this is axis of rotation. Important. Why important? अगले 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर बॉय टू द लेफ्ट आता तो एक्सियल रोटेशन कौन सा होता? एक्सेलेंट, गुड। अब ये सब हमको क्यों करना पड़ता है? बिकॉज सबसे पहले सिंस द बॉय इज वॉकिंग to the right, hence axis of rotation is along cable C1. This is really important, right? अब ऐसा क्यों? Why it is important? तो पहले हम देखेंगे टोटल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज कितना। टोटल टॉर्क मैं ऐसा लिखता हूं, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टॉर्क ड्यू टू केबल C1, राइट, विच इज 0। क्यों 0 बताता हूं। सबसे पहले हम लिख लेंगे व्हाट इज टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। व्हाट इज टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क? टॉर्क ड्यू टू केबल C1 प्लस टॉर्क ड्यू टू केबल C2, राइट। अब ये C1 मतलब T1 टेंशन जो फोर्स है उसका टॉर्क 0 क्यों हुआ? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टॉर्क? मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कहां से मेजर किया? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी गुड। टेंशन T1 कौन से केबल में है? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पे है। तो टेंशन T1 फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है?
डू गेट योर आंसर नाउ? देखो टॉर्क का डेफिनेशन ये है, टॉर्क इज डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। फोर्स तो है T1 500 न्यूटन, फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कहां से मेजर किया? एक्सिस, और एक्सिस रोटेशन कहां पे? खुद यहीं पे है, तो व्हाट इज डिस्टेंस? जीरो इंटू एनीथिंग इज, तो वेरी गुड। तो यू शुड नो एट द फर्स्ट प्लेस दैट बट tension torque due to C1 is zero since axis of rotation is at cable C1. Distance is zero, so distance into anything is zero. Good. So what is the total torque in anti-clockwise direction? Is torque due to C2 only, right? Or by definition of torque, it is perpendicular distance, मतलब minimum distance multiplied by force, force कितना? T2 which is 500 Newton. So well, by the way, how much is the distance of T2 from axis? 2 meter. Very good. तो ये आपके पास है 2 मीटर और टेंशन कितना? 500, तो टोटल कितना? 1000 न्यूटन मीटर. दिस इज टोटल टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. गुड, यहां तक क्लियर? सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, डिस्टेंस इनटू फोर्स, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट. अगर वो राइट में जा रहा है तो C2 में टेंशन बढ़ेगा तो टूटेगा, तो C2 टूटेगा, ये लूज होगा, उल्टा ये टूटेगा तो किसके अलॉन्ग रोटेट होगा? C1. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है? C1. अगर लड़का उल्टा डायरेक्शन में जाता तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होता? वेरी गुड. अब हम देखते हैं व्हाट इज टोटल टॉर्क इन क्लॉकवाइज. टोटल टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल टॉर्क विल कम फ्रॉम टॉर्क ड्यू टू प्लैंक. प्लैंक का खुद का वेट, इट इज ट्राइंग टू रोटेट फ्रॉम प्लैंक, प्लस टॉर्क ड्यू टू बॉय, क्योंकि बॉय का भी वेट है डाउनवर्ड्स, राइट? अगेन टॉर्क इज डिस्टेंस इनटू फोर्स. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस? 1 मीटर. 1 मीटर डिस्टेंस. फोर्स कितना? बॉय का कितना डिस्टेंस है? 1 plus x, not x. x is from center, from axial rotation is 1 plus x. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 1 plus x. तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर x लिख दिया तो गए. इफ यू राइट डाउन x, गए. दिस इज 1 plus x. Good. So it is 1 plus x or 500, right? So total torque in clockwise direction is nothing but 500 plus 500. ठीक है, इसको ऐसे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, डजंट मैटर इफ यू सिंप्लीफाई, इफ यू डोंट सिंप्लीफाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब how far can he walk? How far can he walk? जब तक टॉर्क आर बैलेंस्ड, मतलब जब तक रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है. सो the boy can walk as long as torque in anti-clockwise is equal to torque in clockwise. तो एक टॉर्क उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों बैलेंस हो गए तो द प्लैंक विल नॉट रोटेट, राइट? मैंने अभी बताया, एक अंदर से दरवाजे को धक्का दे रहा है, दूसरा बाहर से. अगर दोनों टॉर्क इक्वल हुए तो द डोर विल नॉट रोटेट. तो सिमिलर, व्हाट इज टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज? 1000, and this is how much? 100 plus 1 plus x into 500. This is how much? 700 equal to 1 plus x into 500, क्योंकि ये माइनस कर लिया, ये दो जीरो गए, ये दो गए, तो 7/5 equal to 1 plus x. तो x equal to 7/5 minus 1. How much is this?
2/5 मतलब 4/10 मतलब 0.4। तो ये जो बॉय है ये 0.4 मीटर तक जा पाएगा, मतलब टोटल ये 1 + 0.4 मीटर फ्रॉम वन एंड। अगर 1.41 हुआ तो गया, केबल टूटेगा, द बॉय विल फॉल डाउन। Okay, so this is how you are supposed to find out. So distance from center is 0.4 meter. Next question. Example 4.13. Three thin-walled uniform hollow sphere. Words are really important. Uniform मतलब same everywhere, density same everywhere. Hollow मतलब पोकल, nothing is inside, just like plastic ball. Of radii 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter are so located that their centers are on the three vertices of an equilateral triangle ABC, having each side 10 centimeter. Determine center of mass of the system. पहले understand the question. आपके पास 3 spheres है. Let us give them some name. Now A, B and C लिखा ही है, so it is already written there, A, B and C, right? तो ये जो 3 आपके पास hollow spheres है, radii है 1, 2 and 3 centimeter. They are placed at the vertices of 3 equilateral, on the vertices of equilateral triangle, और साइड कितना है 10 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास. अब अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे लिखा है M, 4M and 9M, मतलब मासेस दिए हैं. समटाइम्स दे मे नॉट गिव यू मास. तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो ऐसा सॉल्व करेंगे कि मास नहीं दिया है, फिर मास फाइंड करेंगे. इन केस मास इज नॉट गिवन, ओके. तो अब सबसे पहले सेंटर ऑफ मास अगर आपको फाइंड करना है तो 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. नंबर 1, फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास. नंबर 2, चॉइस ऑफ ओरिजिन. कल ही बताया था मैंने, तो आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हो. m1 x1, यस मैं यहाँ पे इसको m1, ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 plus m2 plus m3. Then y coordinate of center of mass is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3. तो आपको 2 चीजें अगर पता लग गई तो आपको xcm और ycm मिल जाएगा. 2 कौन से? m1 m2 m3 और कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. तो सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, हम इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करेंगे बाय अज्यूमिंग कि हमको मास नहीं पता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो डेंसिटी का फॉर्मूला? पहली गलती. ऑफ कोर्स डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज ये हॉलो स्फीयर है. हॉलो स्फीयर में पूरा का पूरा मास कहां पे होता है? सरफेस पे होता है. प्लास्टिक का बॉल, अंदर नथिंग, तो मास कहां है फिर? सरफेस पे. तो उस केस में आप इस डेंसिटी की बात नहीं करते हो, उस केस में आप बात करते हो सरफेस डेंसिटी की, मास अपॉन एरिया. अगर पूरा का पूरा मास एक लाइन पे हो तो मास अपॉन लेंथ. वॉल्यूम डेंसिटी कब यूज करना है? जब मास थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हो. रियल लाइफ एग्जांपल, व्हेन आई वाज अ किड, एक ऐसा छोटा सा बॉल मिलता था जिसको खोला तो अंदर आइसक्रीम होती थी, राइट? अब वो आइसक्रीम अगर भरी है तो वॉल्यूम डेंसिटी की बात होगी. एंड माय सिस्टर, वो किसके लिए भी हो, शी डजंट केयर, वो उठा के खा लेती थी अंदर. एंड शी यूज्ड टू कीप empty ball for us. So where is mass?
सरफेस, तो यू विल टॉक अबाउट सरफेस डेंसिटी। अगर भरा होगा तो मास अपॉन वॉल्यूम इज वॉल्यूम डेंसिटी, मास अपॉन एरिया इज, वेरी गुड। अगर ये गलती की तो आपको समझेगा कि कितना, आई मीन प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इफ यू मेक मिस्टेक एट वन प्लेस, इट विल बी गेटिंग एवरीवेयर, इट विल रीच एवरीवेयर। कैसे? अब अगर आपको ये पता है तो मास आप लिखोगे सिग्मा इंटू ए। सिग्मा, यू सी वर्ड यूनिफॉर्म, मतलब सेम एवरीवेयर, मतलब कांस्टेंट, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप गलती से लिख देते मास अपॉन वॉल्यूम तो आपको मिलता मास इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, तो मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वेट। अब बट डू यू नो एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 no 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 no, it is 4 pi r square, surface area of a sphere. So this is a is proportional to r square, क्योंकि 4 pi है कांस्टेंट। मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r square, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू r square। अगर मैं वॉल्यूम लिखता, व्हाट इज वॉल्यूम? 4 by 3 pi r cube, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r cube, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये है डिफरेंस। हॉलो स्फीयर के लिए मास इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सॉलिड के लिए मास इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। दिस इज द डिफरेंस दैट यू नीड टू नो। ओके, तो आंसर भी चेंज होगा इससे। अब देखो, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो आप क्या लिखते हो? एक कांस्टेंट लिखते हो, राइट? मैं इसको कैपिटल M बोल देता हूं और कांस्टेंट को स्मॉल m बोल देता हूं, r स्क्वायर। करेक्ट, गुड। अगर मुझे पहले स्फीयर का मास निकालना है, पहले स्फीयर का रेडियस कितना था? 1 स्क्वायर, मतलब कितना आएगा? m। अगर मुझे सेकेंड का निकालना है तो रेडियस कितना था? 2 स्क्वायर, कितना आएगा? 4m। अगर थर्ड का निकालना है m इंटू 3 स्क्वायर, मतलब कितना? 9m। तो देखो है क्या, m 4m 9m। अगर आप गलती से r क्यूब लिख देते तो पहले का तो m आता, लेकिन दूसरे का 2 क्यूब 8m, तीसरे का 3 क्यूब 20 गए। अगर वैसा किया तो आंसर विल बी रॉन्ग। गुड। तो कहां गलती हो सकती है वो भी पता होना चाहिए। हॉलो, रिमेंबर, hollow is mass only is on the surface. Good. अभी आपको masses पता थे, हमने और एक बार फाइंड कर लिया। अब क्या रह गया? x1 y1, x2 y2 and x3 y3। तो सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग इज मेक चॉइस ऑफ ओरिजिन। अब ये a को मैं बोल देता हूँ 1, है ना, मतलब x1 y1 मतलब x से y। b को बोल देता हूँ 2, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। इसके आएंगे x1, y1, इसके आएंगे x2 y2, तो इसका आएगा x2, y2। ये b है, इसको नंबर 2 दे दिया, इसका आएगा x3 y3। तो हाउ डू यू सिलेक्ट ओरिजिन? सबसे बड़ा जो हो उसके सेंटर पे रख दो, राइट? कल के एग्जाम्पल में कोई बड़ा छोटा नहीं था, सबके सब इक्वल मास के थे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है उसके सेंटर है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको पता है जहां पे ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उसके आसपास ही होता है, राइट? तो लेट अस कीप, लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर C be the origin। इससे हमारा ये फायदा हुआ कि अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि x3, y3 इज 0, 0, क्योंकि इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये आ गया आपका 0, 0। और आपको बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना? 10। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना? 10, राइट? और इसको मान लो x एक्सिस, ये आ गया आपका y एक्सिस। तो आपको ऑलरेडी पता है
एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0। ऊपर से आपको ये भी पता है यहां से यहां तक 10, तो ये आ गया 10, 0। सो यू विल से also x2 y2 is 10, 0। वेरी गुड। बचा क्या? x1 y1। अब x1 y1 फाइंड करने के लिए आप एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो सीधा नीचे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। So to find out x1 y1, draw a perpendicular from point A to opposite side BC, which meets BC at D. Right? So to find x1 comma y1, draw a perpendicular bisector from A, which meets side BC at point D। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है? डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। वेरी गुड। मतलब ये अगर 0 है तो ये आ गया 5, 0 और ये डिस्टेंस हो गया 5। अगर ये 5 है तो x1 आ गया आपका 5, क्योंकि x1 उसी लाइन पे है। राइट। अब प्रॉब्लम है y1 मतलब इतना डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये 5 है, ये 10 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो देयरफॉर यू कैन से आल्सो फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ADC, यू हैव AC square equal to AD square plus DB square, DC square। DC के दिए AC square is CD square plus DA, तो CD square plus DA। राइट। एंड आई एम लिटिल लेजी, मुझे नहीं लिखना वो सब, मैं लिखूंगा 10 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 100 माइनस 25, 75। y1 स्क्वायर है, y1 नहीं, y1 इज रूट ऑफ 75, रूट ऑफ 5 रूट 3। तो यू हैव दिस एज 5 रूट 3। तो x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, x3 y3 पता है क्योंकि वो तो ओरिजिन है। Therefore x1 y1 is 5 रूट 3। Therefore x center of mass is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3। m1 कितना? m, x1 ये 5 5m, m2 4m, x2 10। वेरी गुड। बाकी आई डोंट केयर। x3 0 है तो m3 x3 0 आएगा। m1 plus m2 plus m3, m plus 4, m is 5m plus 9 is 14m, 14m, ये 5m और वो 40, 45m by 14m, कैंसल एंड कैंसल, 45 by 14। ये आपको मिल गया सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। x, y बाकी है, तो y also y center of mass is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 अपॉन, अभी ये मैं वापस से कैलकुलेट नहीं करने वाला, सिंपल m1 m y1 5 रूट 3 प्लस 0
क्यों? क्योंकि y2 0 था, ठीक है, y2 0 और y3 0 अपॉन 14 mm कैंसल, तो 5√3/14 ये आपको मिल गया y सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट डू यू सी? यू सी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बोथ आर नॉट जीरो। मतलब इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास ना x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे, इट इज समवेयर, यस, तो इट इज समवेयर in between, right? So this is how you are supposed to solve this question.